Greetings student, my name is Manish Dubey. I am going to teach you energy conservation, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, डोंट वरी, ये सब्जेक्ट उतना टफ नहीं है, बहुत इजी है सब्जेक्ट। इसे ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसका आप लोग बुक ले सकते हैं मार्केट में, जिससे जो बुक ले लीजिए, जो जिस बुक से आपको समझ में आए वो बुक लेके पढ़िए, या तो मेरे साथ साथ पढ़िए, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग अपना। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले हम इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करें कि सिलेबस क्या क्या है इस सब्जेक्ट में। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में है बेसिक ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिक ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, और ग्लोबली वैश्विक रूप से एनर्जी कितना कंजर्व है, कितने कौन से देश कितना एनर्जी कंजर्व करके रखे हुए हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट पर उन एनर्जी का जो यूज करते हो आप एनर्जी, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ये सब की कैसे क्यों हो रहा है, कैसे रोक सकते हैं इसे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड चैप्टर आप पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया। उस एक्ट में क्या क्या बातें हुई, क्या कहा गया, एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी को कैसे एफिशिएंट वे में यूज करेंगे कि पॉल्यूशन कम होए, प्रदूषण कम होए, ये सब के बारे में बताया गया था। तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में। अब थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, घरों तक पहुँचाया जाता है, इंडस्ट्री तक पहुँचाया जाता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होता है। और हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, जस्ट बेसिक, ज़्यादा नहीं, डीप में नहीं, जस्ट बेसिक पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं ट्रांसफार्मर कैसे पावर वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ये सब देखेंगे। और फिर मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, बेसिक बस थोड़ा देखते चलेंगे कि कितने टाइप के इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, ये सब। अब फोर्थ चैप्टर है एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी में एनर्जी किस तरह से एफिशिएंट है, जैसे पंप हो गया, पंप के बारे में पढ़ेंगे, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये सब के बारे में। फिर हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम में क्या एनर्जी एफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, डीजी सिस्टम, लोडिंग एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस इन लाइटिंग, एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस इन लाइटिंग सिस्टम में एनर्जी को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे। अब आगे चैप्टर एनर्जी एफिशिएंस इन थर्मल यूटिलिटी, कि एनर्जी कैसे यूज है थर्मल यूटिलिटी में थर्मल चीज़ें होंगी, जैसे बॉयलर हो गया, फर्नेस हो गया, जिससे टरबाइन रोटेट करती है, पावर मिलता है। तो वहाँ पे बॉयलर में क्या होता है, यूज कर सकते हैं, बॉयलर में क्या यूज होता है, कोल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं। तो उस कोयले का यूज कैसे कम करें, किस तरह की पॉल्यूशन कम होए, और ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे है एनर्जी सेविंग टिप्स है इन लाइटिंग, रूम एयर की कौन से एनर्जी, कैसे एनर्जी को बचाया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है एनर्जी को। सेविंग टिप्स हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मेथड हो सकते हैं कि एनर्जी का उपयोग कम से कम किया जाए और अधिक से अधिक वर्क ले सकें हम, जिससे जैसे एयर कंडीशनिंग में हो गया, एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेटर में, वाटर हीटर, कंप्यूटर,
इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इन सब में जो भी एनर्जी का यूज होता है, जिस भी तरीके से एनर्जी को यूज करते हैं, उनको कम से कम किस तरह से इफ़ेक्टिव वे में एनर्जी को यूज किया जाए, वही पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑडिट के बारे में, लास्ट चैप्टर। एनर्जी ऑडिट मीन्स आपके घरों में जो भी ऊर्जा बर्बाद होती है उसका पता लगाएं, कहाँ आप घर से कहाँ ऊर्जा ख़त्म हो रही है, मूल्यांकन कर सके ताकि आप, और जिसे ऊर्जा कुशल बनाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे एनर्जी ऑडिट में। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। एक बार आप लोग इसे BT UP के साइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। चलिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है बेसिक ऑफ एनर्जी। पहले तो हम ये देखेंगे एनर्जी होती क्या है, ऊर्जा होती क्या है। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का आप लोग जानते हो, बचपन से पढ़े हो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जिससे मतलब जिससे कार्य हमें कोई कुछ उत्पन्न हो सके, कार्य मिल सके उसी। और सबसे बड़ी बात कि एनर्जी को कभी भी बनाया नहीं जा सकता या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये पढ़ेंगे, ये होता है एनर्जी। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो पहला फर्स्ट है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस, प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत होते हैं जो डायरेक्ट नेचर से प्राप्त किए जाते हैं। डायरेक्ट नेचर से मतलब कैसे? डायरेक्ट नेचर से ये मतलब कि जैसे जिस फॉर्म में एनर्जी मिली उसी फॉर्म में निकाले। जैसे नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में मतलब क्या होती हैं? मीथेन, एथेन, ये सब गैसें एक प्राकृतिक गैस हैं। तो ये गैसें ज़्यादातर, ये कैसे डायरेक्ट हम नेचर से प्राप्त करते हैं। और बाकी आपका हो गया क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। जैसे जो भी हमें नेचर से मिलता है वो क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है। हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कैरोसिन, ये सब नहीं मिलता है। इन सबको तो बाद में रिफाइन करते हैं। तो प्राइमरी में मतलब क्रूड ऑयल जैसे मिला नेचर में उसी तरह से हमने रख लिया, तो वो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेस हो गया। अगर उसको रिफाइन कर लेंगे, रिफाइन करके हम अपने घरेलू पर्पज के लिए या अपने पर्पज के लिए यूज करें, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हम इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते हैं। जैसे कोयला, तेल और बिजली में परिवर्तित कर दें प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स को। अब आ गया सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती है। देखिए सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज वो सोर्सेस होती है जो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज से प्राप्त की जाती है। प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज में डायरेक्ट नेचर से हमें मिल गया कुछ भी, जैसे क्रूड ऑयल मिल गया, तो क्रूड ऑयल कच्चा तेल मिल गया, क्रूड ऑयल मिल गया, तो क्रूड ऑयल को क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे, इंडस्ट्री में ले जाके रिफाइन करेंगे। वो रिफाइन से जो मिलता है हमें, जो रिफाइनिंग के बाद से हमें क्या क्या मिलता है? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ग्लिसरीन, ग्रीस, ये सब मिलता है हमें। तो ये सब क्या हो गया? क्रूड ऑयल को रिफाइन करके किस में करें? रिफाइन के पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, तो ये सब हमारे क्या होगा? ये सब हमारे सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेस हो गए, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज की सहायता से जो हमें मिले। अब आते हैं आगे कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेस, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत। कॉमर्शियल एनर्जी के कौन कौन से स्रोत? कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेस क्या होते हैं? देखिए कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है? ये कॉमर्शियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिन्हें व्यावसायिक ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। व्यावसायिक के मतलब क्या? इस बात से हम व्यावसायिक मतलब कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊर्जा किस मेथड से बनी है,
चाहे वो जीवाश्म ईंधन हो, परमाणु हो, या नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी हो या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हो, बस व्यवसाय में यूज करते हैं। जैसे बिजली हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल उत्पाद, प्राकृतिक गैस है, ये सब व्यवसाय के रूप में इंडस्ट्री में यूज करते हैं। बल्कि घरेलू ये सिर्फ इंडस्ट्री में भी नहीं यूज कर सकते हैं सिर्फ, और घरेलू पर्पज के लिए भी इस ऊर्जा को उपयोग करते हैं। कॉमर्शियल में वाणिज्य मतलब हम अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं। कॉमर्शियल मतलब बाजार में बहुत ज़्यादा फैला हो, मार्केट वैल्यू इसकी बहुत अधिक हो, तो उसको कहते हैं कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। अब आते हैं आगे नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, जो काऊ डंक हो, काऊ मतलब गोबर, पशु के जो गोबर हो गया, कृषि अपशिष्ट पदार्थ मिले, कृषि अपशिष्ट चीज़ें जैसे हैं, ये सब आपके होते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। ये ऊर्जा के वह समुदाय जो आसपास के क्षेत्र में फैला होता है, बहुत ज़्यादा इसका मार्केटिंग नहीं होता है, इसका बहुत बड़ा मार्केटिंग मतलब कि बहुत बड़े स्तर पे इस ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सब बहुत बड़े स्तर पे ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का, ये सब होते हैं कॉमर्शियल। लेकिन नॉन कॉमर्शियल में क्या होता है कि ज़्यादा बहुत बड़े स्तर पे ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता है। आप क्या बस थोड़े से पर्पज के लिए बहुत कम एरिया के क्षेत्र में फैला होता है। जैसे लकड़ी हो गया, पशु हो गया, गोबर हो गया, कृषि अपशिष्ट जो पारंपरिक रूप से इकट्ठा हो, ज़्यादातर ग्रामीण घरों में उपयोग किए जाते हैं ये सब नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। ज़्यादातर जब कोई भी देश के मान लो ऊर्जा का कोई भी, जैसे कोई देश के पास कितना ऊर्जा है, कितना एनर्जी कोई देश रखा हुआ है, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति या किसी भी देश का कोई कितना मजबूत है कोई भी देश, तो ज़्यादातर ये एक फैक्टर ये भी देखते हैं कि कितना उसके पास एनर्जी कंजर्व है, कितना एनर्जी उसके पास रखा है। तो ज़्यादातर जो आंकड़ा जो तैयार किए जाते हैं एनर्जी कंजर्व में, कि कोई भी देश का एनर्जी रखने के मामले में कितना मजबूत है, उसमें कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स बहुत ज़्यादा योगदान होता है। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज से नहीं देखते हैं कि कोई देश कितना मजबूत है। जैसे कभी गोबर से या लकड़ी से या कृषि अपशिष्ट पदार्थ से कभी थोड़ी देखेंगे कि कोई देश कितना मजबूत है। क्या देखेंगे कि कोई देश के पास कितना कोयले का कितना भंडारण है, कोई देश के पास कितना क्रूड ऑयल मिल रहा है। जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, जापान, इन सब के पास क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा है। तो देखिए उन लोग कितने शक्तिशाली, जैसे अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है। तो ये हो गया कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स वो सोर्स होता है जिसमें मतलब मार्केटिंग देखी जाती है, उससे तय होता है कि कोई देश कितना एनर्जी कंजर्व करके रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। अब आगे हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स मतलब पुनः प्राप्य ऊर्जा के स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ये जैसे आपका अब क्या होगा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब आपके क्या हो गए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। मतलब इन्हें दोबारा फिर से मिल सकता है, ये ज़्यादा दिन तक अवेलेबल है ये सब। तो ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये अनिवार्य अटूट है, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे, ये बहुत दिन तक चलेंगे। तो ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और सबसे बड़ी बात रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की है कि पॉल्यूशन नहीं करते हैं, पॉल्यूशन बहुत कम होता है इनसे, पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। सोलर एनर्जी हो गया, इसमें हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, जियोथर्मल, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सब आपके हो गए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वह स्रोत है जिसका उत्पादन या उगाया फिर से नहीं बनाया जा सकता है।
इसका मैं फिर से अब क्या होगा कि पेट्रोल डीजल मिट्टी का पेट्रोल डीजल या क्रूड ऑयल जो भी ये सब बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष बाद हमें ज़मीन से मिलता है। तो एक्चुअली आर्टिफिशियल बन गया है, लेकिन तभी इन्हें बनाने में बहुत सी लागत आती है, इसलिए ये जल्दी से जल्दी की इसको उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए इसे कहते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसमें क्या क्या आते हैं, कोयला आता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब ज़मीन से डायरेक्ट नेचर से प्राप्त किए जाते हैं और नेचर में बनने में इन्हें बहुत टाइम लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष में जो भी दब उब गए हैं पेड़ पौधे उथल पुथल जो पृथ्वी मची है वही सब तो है, यही सब तो परिवर्तित हुए हैं। तो इन सब लाखों इतने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण कोयले बने हैं, तो इन सबों को बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। इसमें आते हैं कोयला, न्यूक्लियर गैस, फॉसिल फ्यूल। नोट्स बनाते चलिए आप लोग। फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब आपके हो गए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जैसे क्रूड ऑयल सब। देखो सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्स जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा क्या है, तो ये सब होते हैं। अब आते हैं, एक होता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, पुनः प्राप्त फिर से प्राप्त हो सकते हैं ना सोलर एनर्जी। अब आते हैं सोलर एनर्जी। तो ये सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी वो जो बिना किसी इसकी लिमिट ही नहीं है। मतलब अब पृथ्वी अब सन से हमें जो ऊर्जा मिल रही है वो तो क्या है, सन मतलब बहुत दिन तक ऊर्जा देता रहेगा। सन से हमें लिमिट ही नहीं है एनर्जी का, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हमारी आवश्यकता के लिए किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का और सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, सन, हमारा सन। इस ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। सबसे बड़ी बात कि इसमें पॉल्यूशन नहीं है, किसी चीज़ को इससे किसी चीज़ को प्रदूषित नहीं करता है, कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं होती है। तो इसलिए इस सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। ये एनर्जी ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है सन हमारा। अब आते हैं यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का कहाँ कहाँ यूज है, यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। एक मिनट, यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ होता है, आप लोग जानते हो बहुत जगह सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो पेड़ पौधों की हरी पत्तियाँ जो सूर्य के प्रकाश को ही ऑब्जर्व करके अपना वो भोजन बनाती हैं, तो सोलर एनर्जी का उपयोग यहाँ पर भी हुआ। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, तो यहाँ पे सोलर एनर्जी का उपयोग किया। और कहाँ कहाँ सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है, सोलर सेल बना के सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल बनाया जाता है सोलर एनर्जी की सहायता से। और क्या क्या होता है, इसको सबसे बड़ी बात इसमें प्रदूषण नहीं होता है। सोलर सेल में सौर ऊर्जा का पानी को गर्म करके सौर ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। अब आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के कहाँ कहाँ अनुप्रयोग हैं। देखो सौर ऊर्जा का अनुप्रयोग घरेलू में औद्योगिक दोनों में है, डोमेस्टिक पर्पज में भी है और इंडस्ट्रियल पर्पज में भी है। सौर ऊर्जा का उपयोग घरेलू में जैसे औद्योगिक उद्योग की तुलना में बड़ी मात्रा में, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पज में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है सोलर एनर्जी का डोमेस्टिक पर्पज की अपेक्षा, घरेलू उपयोग की अपेक्षा। घरेलू में जैसे क्या होगा, सोलर कुकर हो गया, सौर गर्म या सोलर वार्म कुकर जिसे पानी गर्म किया जा सके, एयर कंडीशनर भी शामिल है, सोलर एसी भी शामिल है। ये सब हो गया घरेलू पर्पज के लिए। और औद्योगिक पर्पज के लिए लगातार
अभी इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए सोलर पैनल बनते हैं, ये सब सोलर एनर्जी का उपयोग यहाँ पे करते हैं। अब आगे आते हैं एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के एडवांटेज क्या है? सोलर एनर्जी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। सबसे बड़ी बात, इसे पॉल्यूशन नहीं होता है, पॉल्यूशन लेस है सोलर एनर्जी। अब आते हैं एक कैपेसिटी फैक्टर, क्षमता गुणांक क्या होती है? कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, क्षमता गुणांक। ये कैपेसिटी फैक्टर क्या होती है? कैपेसिटी फैक्टर वो होती है किसी समय में जितना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, और उसी समय में अधिकतम मैक्स टू मैक्स कितना उत्पादन हो रहा, वो आपका कैपेसिटी फैक्टर होता है। मैक्सिमम कितना उत्पादन हो रहा है और एक्चुअल में कितना उत्पादन करें। मैक्सिमम कितना उत्पादन हो रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव है। क्षमता ज़्यादातर कैपेसिटी फैक्टर को बिजली उत्पादन संयंत्र के लिए परिभाषित किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट के लिए डिफाइन किया, जिसमें या तो ईंधन की खपत होती है या ऊर्जा का उपयोग होता है। क्षमता गुणांक किसी भी अवधि के दौरान उपलब्धता गुणांक या अप टाइम से अधिक नहीं हो सकता है। बिना किसी कारणों से उत्पादन संयंत्र का डिजाइन, उसका स्थान, बिजली उत्पादन संयंत्र का प्रकार, उसे किसी प्रकार के ईंधन या नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है तथा स्थानीय मौसम की, इसके अतिरिक्त क्षमता गुणांक नियामक बदलाव और बाजार की शक्तियों के अधीन हो सकता है। ये हो गया। अब देखिए कैपेसिटी फैक्टर ऑफ विंड पावर जनरेशन। विंड पावर जनरेशन में क्या होता है? विंड पावर जनरेशन में जहाँ पे सौर विंड पावर, जहाँ पे वायु पवन ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करके वहाँ पे टरबाइन मतलब रोटेट कराते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे विंड पावर का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं ग्लोबल फ्यूल रिजर्व पे, कि ग्लोबली कितना फ्यूल रिजर्व है। देखिए ग्लोबली फ्यूल रिजर्व में ज़्यादातर हम किसको देखते हैं? कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज को। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी का अभी मैंने डिस्कस किया शुरू में, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज को ग्लोबल फ्यूल रिजर्व में नहीं गिनते हैं। ग्लोबल फ्यूल रिजर्व मीन्स ग्लोबली पूरे विश्व में वैश्विक कितना एनर्जी स्टोर है, कितना, कौन सा देश कितना एनर्जी स्टोर किया है। जैसे देखिए अगर हम बात करें कोयले का, तो कोयले का रिजर्व अगर हम 2003 के आंकड़ों के अनुसार देखें, 2003 के अनुसार, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे बड़ा कोयले का हिस्सा है, सबसे बड़ा कोयला रखा है। फिर आता है रसिया का नंबर, फिर आता है चाइना, और भारत चौथे स्थान पे आता है कोयला रखने में। अब ये होता है कि ग्लोबली कितना, कौन सा देश कितना फ्यूल रखा हुआ है, कितना रिजर्व है किसके पास। और आपने शुरू में ही डिस्कस किया है कि फ्यूल एनर्जी स्टोरेज भी किसी भी देश की शक्तिशाली अगर सूची बनाई जाती है तो उसमें एनर्जी रिसोर्सेज का भी बहुत बड़ा योगदान है कि कौन सा देश कितना एनर्जी कंजर्व किया है। अब आते हैं ऑयल का, कौन सा देश तेल मतलब क्रूड ऑयल या क्रूड रिफाइनरी ऑयल कितना रखा है। सऊदी अरबिया 2003 के आंकड़ों के अनुसार 2003 में जो आंकड़ा आया था उसके अनुसार सऊदी अरबिया के पास रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 23% पूरे विश्व का क्रूड ऑयल था। अब आते हैं गैस पे, कौन से गैस, जो कौन से गैस होते हैं, जैसे नेचुरल गैस, इसके बेसिस पे कौन सा देश कहाँ सबसे बड़ा है। तो रूस नेचुरल अगर 2003 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो
गैस रिजर्व के मामले में रसिया सबसे आगे है। रसिया के पास सबसे अधिक गैस है, नेचुरल गैस है। अब देखिए ये जो कोयला हुआ, तेल हुआ, गैस हुआ, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं। ये एक न एक दिन, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इनका कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोयला हो गया, कोयला लगभग कितने कोयला एक आंकड़ा आया 2003 में कि कोयला लगभग 200 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। 200 साल से अधिक और अधिक नहीं कोयला चलेगा। और विश्व तेल ऑयल का लगभग 45 वर्ष है। ये एक्यूरेट नहीं है, एक रिजल्ट है कि लगभग इतने दिन तक, साल तक चलेगा है, लोगों के मतलब कंजर्व रह सकता है। उसके बाद इसलिए हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अब देखिए अगर गैस भंडारण के रूप में देखें तो गैस भंडारण के रूप में सबसे अधिक ऊर्जा कौन रखा हुआ है? सबके गैस भंडारण कब तक रहेगा? तो 2003 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 65 वर्ष तक जो भी गैस का जो नेचुरल गैस जैसे मीथेन जो भी हमारे LPG जिससे बनाते हैं, तो इसका 65 वर्ष तक लगभग रहेगा। तो मतलब ये आंकड़ा कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये मतलब एक अनुमान लगाया गया कि इतने सालों बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे दुनिया के सबसे बड़े अगर तेल रिजर्व में, मतलब ऑयल रिजर्व कंट्री का लिस्ट, ये हम बात कर रहे हैं ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, मतलब पूरे वैश्विक तरीके से कौन सा देश कहाँ कितना ऊर्जा रखा हुआ है, वो भी कौन सा एनर्जी, कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कमर्शियल नहीं, क्योंकि नॉन कमर्शियल का तो योगदान ही नहीं है ऊर्जा वो किसी भी देश की इकोनॉमी में या कुछ में, इन सबों में। तो इसलिए हम कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज को देख रहे हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े देश जो तेल रिजर्व देश हैं, पहले नंबर पे वेनेजुएला है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरबिया है, थर्ड नंबर पे कनाडा है, फिर ईरान है, फिर इराक है, फिर कुवैत है, फिर संयुक्त राज्य अमीरात है, फिर रसिया है। ये सब हो गया। तो ये सब ये कंट्री इतने दिन तक रखे हुए हैं। अब आते हैं लाइफ टाइम ऑफ जीवाश्म ईंधन की उम्र। अब देखिए जीवाश्म जैसे तेल ऑयल है तो क्या हुआ, विश्व स्तर पर वर्तमान में हर साल 11 बिलियन से अधिक तेल का उपयोग, लगभग आंकड़ा आया है कि लगभग विश्व स्तर पे वर्तमान में हम हर साल 11 बिलियन टन से अधिक तेल का उपयोग करते हैं। 11 बिलियन टन से अधिक तेल का उपयोग करते हैं। कच्चे तेल का ये भंडार एक वर्ष में 4 बिलियन टन से अधिक की दर से लुप्त हो रहे हैं। कच्चा तेल 4 बिलियन टन से, इसलिए इस रफ्तार से तो तेल का भंडार अगले 53 इस रफ्तार से अगर हम तेल का यूज करते रहें तो अगर आने वाले कुछ वर्षों में, लगभग आंकड़ा आया था 53 वर्षों तक ये तेल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका लाइफ टाइम ऑफ जीवाश्म ईंधन की। सब एक दिन ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए लोग क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, सोलर एनर्जी का उपयोग करना चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज इन क्लाइमेट। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। ये टॉपिक है, आप लोग नोट्स साथ साथ में बनाते रहिएगा।
देखिए समझते रहिए पहले क्लाइमेट चेंज में क्या योगदान है, क्या एनर्जी का, जैसे अगर आजकल क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन इतने, हम क्रूड ऑयल को, नेचुरल गैस को, पेट्रोल डीजल ये सब ज़्यादातर यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये सब क्या होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक ये हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, हाइड्रोकार्बन से ये मिलकर बने होते हैं। इसमें कार्बन होता है, ये कार्बन ये जब इसका कंबस्शन होता है, जब हम इसको यूज करते हैं तो ये क्या होते हैं, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब गैस निकालते रहते हैं जो बहुत हानिकारक हैं। ये सब क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, तो ये सब हमारे जलवायु पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जलवायु पे। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन हो रहा है। तो पोल्यूशन हो रहा है तो कौन कौन से पोल्यूशन हो रहा है, जैसे एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन, अम्ल वर्षा हो रही है। अम्ल वर्षा किसकी है, सल्फ़र के जो सल्फ़र होते हैं, सल्फ़र के कारण होता है, H2SO4 बन के। आगे डिस्कस करेंगे हम एसिड रेन क्या होता है। फिर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, जितने हम एसी फ्रिज ये सब यूज करते हैं घरों में, इन सबों से क्या होता है, इन सबों से सबसे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, सब ओजोन लेयर डिप्लीशन। और उसके बाद से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है, और ये सन से, तो आगे हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, थोड़ा सा मैं बता दूँ। जैसे सन से, ये अर्थ है हमारा, अर्थ है, ये हमारा सन है, यहाँ से सन से एनर्जी आ रही है, सन से लाइट आ रही है, एनर्जी आ रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ इसके अर्थ के ऊपर क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ऊपर कई किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर। तो जो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यहाँ से, तो ये इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा रहता है। जो हम लोग गाड़ी मोटर ये सब चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंबस्शन होता है, जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये जाते हैं एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक लेयर बना लेता है। अब जो सन से एनर्जी तो आ जाती है, लेकिन लेकिन रात को जब अंधेरा होता है, तो सन क्या होता है कि सन हट जाता है, तो यहाँ पे ये जो पृथ्वी के जो दिन के समय जो अर्थ जो वार्म हो रहती है, रात को ठंडा होता है, यहाँ से रेडिएशन के द्वारा क्या होता है, सारा जो हीट होता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से सीधे स्पेस में चला जाता है। लेकिन जब यहाँ पे क्या होता है, लेकिन जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर होता है, तो वो क्या करता है, वो जो जो अर्थ हीट हुई रहती है दिन में, उसके रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देता है, वो रोक लेता है। तो इससे क्या होगा, जब दिन को तो हीट हुआ अर्थ, लेकिन ये इसे जाने नहीं दिया रेडिएशन को, तो क्या होगा, जब रेडिएशन को जब अंतिम में जाए तो अर्थ ठंडा नहीं हो पाएगा, टेम्परेचर नहीं गिर पाएगा। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा। एवरेज टेम्परेचर मीन्स, क्यों नहीं टेम्परेचर कह रहे हैं, एवरेज टेम्परेचर मीन्स जैसे हमारे अर्थ पे कहीं टेम्परेचर अधिक है, कहीं टेम्परेचर कम है। कहीं जैसे आप इंग्लैंड में चले जाइए, रसिया में चले जाइए, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। और आप यही अरबियन कंट्री में चले जाइए, या हमारे राजस्थान में चले जाइए देश में, तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो टेम्परेचर अधिक होता है, तो अब इसी अर्थ पे ही कहीं टेम्परेचर अधिक है, कहीं टेम्परेचर कम है, तो इन सब का एक एवरेज निकाल दिया जाता है। तो एवरेज टेम्परेचर जो, इससे क्या होगा, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हुआ, वो
एक फिक्स हो जाता है एवरेज टेम्परेचर कि अर्थ का इतना है, तो लेकिन हमारे जो पॉल्यूशन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है, उससे क्या हो रहा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, वो पिघल रहे हैं धीरे धीरे। तो पिघल रहे हैं तो क्या होगा, इससे क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। समुद्र ये पिघल के जब बहुत बड़े मात्रा में ये पिघलेंगे तो समुद्र के पानी में बढ़ोतरी होगी, पानी का स्तर बढ़ेगा। तो जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, तटीय एरिया हैं, जैसे जो समुद्र के किनारे हैं, जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो डूब जाएंगे, वो ज़मीन रह ही नहीं जाएगा। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत खतरनाक है। और ये सब किसके कारण हो रहा है, हम पोल्यूशन के कारण। और उसके बाद से लॉस ऑफ, और क्या होते हैं क्लाइमेट चेंज में क्या क्या होता है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी का, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। जैव विविधता के नुकसान मतलब क्या हो रहा है कि जैसे डिफरेंट क्या होते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी होती है किसी एक लोकल एरिया में डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ या पाई जाती हैं, तो वो लॉस हो रहा है। जैसे धीरे धीरे पहले देखिए, पहले कितने गिद्ध दिखाई देते थे, वल्चर, धीरे धीरे सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे पंछी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे उनकी प्रजाति नष्ट होती जा रही है। सब क्या हो रहा है, सब पोल्यूशन से हो रहा है। तो ये लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का। और समुद्र में जो पानी जा रहा है या जो नाली जो गंदे पानी का फ्लो हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। तो ये हो गया आपका। तो हम एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब के बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया आपको। जैसे ग्रीन हाउस इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, लिखना चाहो तो लिख लो ग्रीन हाउस गैस। अभी मैंने ग्रीन हाउस तो इफेक्ट बता दिया ग्रीन हाउस कैसे होता है। अब ग्रीन हाउस गैस होते हैं कौन कौन से, एक तो मैंने अभी बताया है कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया। वाटर वेपर क्या है भाई, देखो वाटर वेपर क्या, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। वो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे आप देखते हो ना वो ठंडी के दिनों में या ह्यूमिडिटी सिंपल से ले लो, वही वाटर वेपर होता है। आर्द्रता, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स भी एक वाटर वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बैड रेडिएशन ऑफ हीट होते हैं, रेडिएशन को जाने नहीं देते हैं। अगर मान लो जैसे ये सतह है, कोई सरफेस है, अगर यहाँ पे ऊपर पर छोटे जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हो गए, वाटर वेपर छोटे बुलबुले वाटर वेपर, तो ये क्या करेंगे, इसके अगर मान लो ये बॉडी हीट है तो इस बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगा उसको रोक देंगे, उसको जाने नहीं देंगे। और अर्थ के और ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस के अर्थ के केस में यही हो रहा है कि आप एनर्जी तो आ रही है, हीट आ रही है, लेकिन हीट को रेडिएशन स्पेस में जा नहीं पा रही है हीट, तो इससे क्या हो रहा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर। तो जब जाने ही नहीं देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। तो वाटर वेपर भी एक क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैस हो गया। अब आगे देखते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है N2O, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन भी हो गया, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जो इससे ओजोन लेयर डिप्लीट बहुत अधिक होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। तो ये सब हानिकारक गैसें हैं जो एटमॉस्फेयर को बहुत इफेक्ट करती हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये सब पढ़ क्या रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तो मैंने बताया था कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्लाइमेट जो एनर्जी जो यूज कर रहे हैं उसे क्लाइमेट में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लेशन, हेडिंग डालिए और समझिए। देखिए ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होती है। देखिए ओजोन क्या है, ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाया जाता है।
स्ट्रेटोस्फीयर में। आप पढ़े होंगे ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल को कई 5-6 भागों में बांटा गया है। तो हर एक तो हमारा जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में है, जो पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के है। नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग। जो पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है और बहुत पतली परत है, दूर तक फैली हुई है। ओजोन परत का क्या योगदान है हमारे दैनिक जीवन में? तो ओजोन परत पृथ्वी के पर जीवन के लिए अत्यधिक लाभदायक है, क्योंकि यह सूर्य की परावैंगनिक किरणें जो सूर्य से, अरे भैया ये अर्थ है, देखिए आप लोग, ये अर्थ है, ये आपका सन है, सन। यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, रेडिएशन में भी अर्थ के रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रे आती हैं। तो अल्ट्रावायलेट जो रे होती हैं बहुत हानिकारक होती हैं। वो हमारी स्किन के लिए, स्किन के अल्ट्रावायलेट रे से ही स्किन कैंसर होता है। तो यूवी रे बहुत खतरनाक होती है, तो उसको क्या करता है, ओजोन की परत रोक देता है। अगर इस पर, जैसे मान लो ओजोन का परत कैसे रोकेगा, यहाँ से पृथ्वी से देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये यहाँ से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के दायरे में आपका ओजोन परत, पतली परत पाया जाता है। ओजोन परत है यहाँ पे, ओजोन परत है यहाँ पे। अब क्या होगा, जब यहाँ से यूवी रे आएगा, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रा यूवी रे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अल्ट्रावायलेट रे। तो जो अर्थ से 10 से 50 किलोमीटर के जो यूवी रे आती हैं, उस यूवी रे को रोक देता है, उस यूवी रे को रोक देता है ओजोन परत। और ओजोन परत क्या होता है, जाने नहीं देता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आपका ओजोन परत में छिद्र नहीं होना। अगर ओजोन परत में छिद्र हो गया तो क्या करेगा, डायरेक्ट वहाँ से जो पराबैंगनिक किरणें है, जो अल्ट्रावायलेट, पृथ्वी पर आ जाएगी और हमारे लिए बहुत नुकसान होते हैं, स्किन कैंसर ये सब हो जाता है। चलिए आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।